सिविल्स ओनली में आपका स्वागत है। तो चलिए 22 से 29 दिसंबर के सप्ताह की जो घटनाएं हैं उन पर एक गहरी नजर डालते हैं। भारतीय संविधान को संथाली भाषा में जारी किया गया है। अब ये सुनने में तो एक खबर लगती है ना? हाँ, एक सामान्य खबर जैसी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। संथाली, जिसे 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जी। वो करोड़ों लोगों की भाषा है और अब तक देश का जो सबसे बड़ा कानून है, हमारा संविधान, वो उनकी अपनी भाषा में था ही नहीं। सोचिए जरा, अपने अधिकारों को समझने के लिए आपको किसी दूसरी भाषा पर निर्भर रहना पड़े। सही बात है। इस कदम ने उस बहुत बड़ी बाधा को हटा दिया है। और ये ओल्ड चिकी लिपि, ये नाम अपने आप में बहुत अनोखा है। और इसकी कहानी भी उतनी ही खास है। देखिए, इस लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1925 में। अच्छा, 1925 में। जी, तो ये जो विमोचन 25 दिसंबर 2025 को हुआ, ये एक तरह से उस लिपि के 100 साल पूरे होने का उत्सव भी है। ये दिखाता है कि एक आदिवासी समुदाय ने अपनी भाषा के लिए अपनी एक पूरी लिपि तैयार की और आज ठीक 100 साल बाद भारत का संविधान उसी लिपि में छपा है। ये भाषाई आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक समुदाय की 100 साल की यात्रा का सम्मान है। इसी सांस्कृतिक धागे को आगे बढ़ाते हैं, उड़ीसा में धनु यात्रा महोत्सव की भी बहुत धूम है। इसे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर। इस ओपन एयर थिएटर से असल में मतलब क्या है? क्या मतलब कुछ सड़कें बंद कर दी जाती हैं या क्या होता है? कुछ सड़कें नहीं, पूरा का पूरा शहर एक मंच बन जाता है। बारगढ़ शहर लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में एक नाट्यशाला में बदल जाता है। पूरा शहर? हाँ, जीरा नदी यमुना बन जाती है। शहर का एक हिस्सा मथुरा तो दूसरा गोकुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आम लोग, दुकानदार, अधिकारी सब उस नाटक का हिस्सा बन जाते हैं। आप सिर्फ दर्शक नहीं रहते, आप खुद उस कहानी के अंदर होते हैं। कमाल है। इसीलिए ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक जीवंत अनुभव है। ये तो सच में कमाल है। और कला की दुनिया से एक और खबर है जिसने मुझे चौंका दिया। भगवान राम की एक तंजावुर पेंटिंग जिसका वजन 800 किलोग्राम है, अयोध्या भेजी गई। मेरा पहला सवाल तो यही है, एक पेंटिंग 800 किलो की कैसे हो सकती है? यही तो तंजावुर शैली की खासियत है। ये सिर्फ कैनवस पर रंग लगाना नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी चोल राजवंश के समय। इसमें होता क्या है कि लकड़ी के एक भारी बोर्ड पर काम होता है। अच्छा, लकड़ी के बोर्ड पर? जी, फिर उस पे सोने की मोटी और असली परतें चढ़ाई जाती हैं और किरदारों को 3D जैसा उभरा हुआ दिखाने के लिए एक खास तरह का पेस्ट इस्तेमाल होता है। तो एक तरह से ये कलाकृति से ज़्यादा एक मूर्ति कला जैसी हो जाती है। इसीलिए इसका वजन इतना ज़्यादा है और इसीलिए इसे 2007-8 में GI टैग भी मिला, ताकि इसकी मौलिकता बनी रहे। तो एक तरफ ये सांस्कृतिक जड़ें हैं और दूसरी तरफ वो ढांचा जो देश को भौतिक रूप से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 25 दिसंबर 2025 को अपने 25वीं वर्षगांठ मनाई। 25 साल एक लंबा समय है। क्या ये योजना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? पहले से कहीं ज़्यादा। देखिए, इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया था। इसका लक्ष्य सिर्फ डामर बिछाना नहीं था। नहीं। इसका लक्ष्य था गांव की किस्मत को शहर से जोड़ना। आप सोचिए, एक अच्छी सड़क का मतलब क्या है? मतलब किसान की फसल का बाजार तक जल्दी पहुंचना, यानी बेहतर दाम। बिल्कुल। बच्चों का स्कूल तक सुरक्षित पहुंचना, मतलब बेहतर शिक्षा। और किसी बीमार व्यक्ति का अस्पताल तक समय पर पहुंचना, मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर। तो 2025-26 के बजट में इसके लिए जो 19,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, वो दिखाता है कि ये आज भी सरकार की प्राथमिकता है। क्योंकि भारत की आत्मा तो आज भी गांव में ही बसती है। और जब हम जमीनी स्तर पर बदलाव की बात कर रहे हैं, तो ओडिशा से एक और महत्वपूर्ण खबर है। राज्य को अनु गर्ग के रूप में अपनी पहली महिला मुख्य सचिव मिली है। जी। क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक नियुक्ति है या इसके कुछ वास्तविक प्रशासनिक मायने भी हैं? नहीं, इसके बहुत गहरे मायने हैं। देखिए, मुख्य सचिव किसी भी राज्य का सर्वोच्च IAS अधिकारी होता है। वो पूरे प्रशासनिक तंत्र की धुरी होता है और मुख्यमंत्री का सबसे प्रमुख सलाहकार। तो जब उस पद पर 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला पहली बार पहुंचती है, तो ये पूरी नौकरशाही को एक बहुत बड़ा संदेश देता है। यह नीतियों के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है, खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर। तो ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि प्रशासन के शीर्ष पर एक नए दृष्टिकोण की दस्तक है। तो जहां उड़ीसा में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव हुआ, वहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ा आर्थिक प्रयोग शुरू हो रहा है।
और मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। ये रोलिंग बजट प्रणाली क्या है? ये बजट बनाने के जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे एक बहुत बड़ा विचलन है। आमतौर पर सरकारें 1 साल का बजट पेश करती हैं, है ना? हाँ। जिससे आगे की अनिश्चितता बनी रहती है। रोलिंग बजट एक 3 वर्षीय योजना है। इसमें एक तो चालू वर्ष का पक्का बजट होता है और साथ में अगले 2 वर्षों का एक अनुमानित खाका भी होता है, और हर साल ये 1 साल आगे खिसक जाता है। लेकिन इससे फायदा क्या है? मतलब एक उद्योगपति के लिए इसके क्या मायने हैं? इसे ऐसे समझिए कि सरकार अब सिर्फ 1 साल का नहीं बल्कि 3 साल का आर्थिक रोड मैप दे रही है। उद्योगों के लिए ये सोने जैसा है। अगर किसी कंपनी को ये पता है कि सरकार अगले 3 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी खास सेक्टर पर खर्च करने वाली है, तो वो बिना डरे अपनी फैक्ट्री लगाने या निवेश करने का फैसला ले सकती है। अच्छा, मतलब ये अनिश्चितता को कम करता है। बिल्कुल, ये अनिश्चितता को कम करता है और निवेश को बढ़ावा देता है। सीधी सी बात है, ये एक भरोसे का माहौल बनाता है और अर्थव्यवस्था तो भरोसे पर ही चलती है। ये तो काफी दूरदर्शी कदम लगता है। आर्थिक दूरदर्शिता के साथ साथ पर्यावरण को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है, खासकर अरावली पर्वतमाला को लेकर, जो हमेशा विवादों में रहती है। हाँ, सरकार ने कहा है कि केवल 0.19% क्षेत्र में ही खनन की अनुमति होगी। जी, और ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। हुआ ये था कि अरावली की एक नई परिभाषा के कारण लगभग 90% पहाड़ियां खनन के लिए असुरक्षित हो गई थी, जिसका पर्यावरणविदों ने जबरदस्त विरोध किया। तो सरकार को ये स्पष्टीकरण देना पड़ा कि 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में से सिर्फ 217 वर्ग किलोमीटर में ही खनन होगा। लेकिन क्या 0.19% भी खनन के लिए दरवाजा खोलना नहीं है? आलोचक ये तर्क दे सकते हैं कि एक बार अनुमति मिलने के बाद इस सीमा को बढ़ाना आसान हो जाएगा। ये एक जायज चिंता है और यही इस मुद्दे की जटिलता है। एक तरफ विकास के लिए खनिजों की जरूरत है, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी अरावली की पारिस्थितिकी है जो पूरे उत्तर भारत के मौसम को नियंत्रित करती है। भारत जहां अपने पर्यावरण को लेकर संतुलन बना रहा है, वहीं हमारा पड़ोसी चीन एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामरिक बाजी चल रहा है। हैनान द्वीप को विशेष सीमा शुल्क पर्यवेक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। जी हाँ। क्या ये चीन का एक नया सिंगापुर या दुबई बनाने का प्रयास है? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा है। सतही तौर पर हाँ, इसका मकसद आयात निर्यात शुल्क खत्म करके इसे एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाना है। लेकिन इसकी लोकेशन देखिए, दक्षिण चीन सागर। हाँ, वो तो बहुत ही संवेदनशील इलाका है। बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे विवादित समुद्री मार्गों में से एक है। इस द्वीप को एक आर्थिक किले में तब्दील करना सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है। यह इस क्षेत्र में चीन के रणनीतिक दबदबे को मजबूत करने, उसकी नौसेना को एक लॉजिस्टिक हब देने और अमेरिकी प्रभाव को सीधे तौर पर चुनौती देने की एक बहुत सोची समझी चाल है। जब हम वैश्विक सम्मेलन की बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक बड़ा सम्मेलन हुआ, संयुक्त राष्ट्र का COP11 दोहा में। मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसे सम्मेलनों से जमीनी स्तर पर कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है, क्योंकि ये सम्मेलन जिस संधि UNCAC के तहत होता है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अच्छा, लीगली बाइंडिंग है। जी, इसका मतलब है कि सदस्य देश सीमा पार भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कानूनी तौर पर प्रतिबद्ध हैं। ये सिर्फ बातचीत की दुकान नहीं है। जब कोई भगोड़ा व्यवसाय विदेश भाग जाता है तो इसी तरह की संधियां उसे वापस लाने का आधार बनती हैं। इस साल की थीम कल की अखंडता को आकार देना भी यही बताती है कि अब फोकस सिर्फ सजा पर नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने पर है जहां भ्रष्टाचार पनप ही ना सके। और वैश्विक सहयोग का एक और उदाहरण भारत ने पेश किया, श्रीलंका की मदद करके। चक्रवात डिटवा के बाद $450 मिलियन की सहायता दी गई। इसमें अनुदान और लाइन ऑफ क्रेडिट दोनों शामिल हैं। आम भाषा में इन दोनों में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। 450 मिलियन में से $100 मिलियन का अनुदान है, यानी ग्रांट। ठीक है, ये सीधी मदद है जिसे श्रीलंका को वापस नहीं चुकाना है। बाकी $350 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट है। ये एक तरह का नर्म कर्ज होता है जो बहुत कम ब्याज दर और लंबी अवधि के लिए दिया जाता है। ये भारत की पड़ोसी पहली नीति का एक ठोस उदाहरण है। जब आपका पड़ोसी मुसीबत में हो तो आप सिर्फ बयान नहीं देते, आप उसकी मदद के लिए अपना खजाना खोल देते हैं। बिल्कुल, और इसे ऑपरेशन सागर बंधु का नाम दिया गया है, जो इस रिश्ते की गहराई को दिखाता है। अब एक ऐसी खबर पर आते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया। जापान फुकुशिमा त्रासदी के बाद अब दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशिवाज़ाकी कारिवा को फिर से शुरू कर रहा है।
ये तो एक बहुत बड़ा यू टर्न लगता है। इसके पीछे क्या वजह है? ये वाकई एक बहुत बड़ा यूटर्न है और इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली, वैश्विक ऊर्जा संकट। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गैस और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और जापान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। सही बात है। दूसरी वजह है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। 2011 फुकुशिमा के बाद जापान ने अपने लगभग सभी 54 रिएक्टर बंद कर दिए थे, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि बिना न्यूक्लियर पावर के उसकी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है। ये प्लांट अकेले 8,212 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। तो एक मुश्किल, लेकिन जापान के लिए शायद एक जरूरी फैसला है। और भारत में भी ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी हलचल है। एक तरफ पंजाब में हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ अरुणाचल में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। खासकर ये हाइड्रोकाइनेटिक तकनीक, ये क्या है? कल्पना कीजिए कि नदी के नीचे पवन चक्की जैसी टरबाइनें लगाती गई हैं। नदी के नीचे? हाँ, नदी अपनी सामान्य गति से बहती रहती है, मछलियां तैरती रहती हैं और वो टरबाइनें हम कर बिजली बनाती हैं। इसके लिए कोई बड़ा बांध बनाने की, हजारों लोगों को विस्थापित करने की या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह भारत का पहला मेगावाट स्केल का प्रोजेक्ट है और यह ऊर्जा उत्पादन का भविष्य हो सकता है। और सुबनसिरी परियोजना? वहीं अरुणाचल की सुबनसिरी परियोजना पारंपरिक तरीका है, लेकिन 2000 मेगावाट की विशाल क्षमता के साथ यह पूर्वी भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा में भी एक बड़ी छलांग लगी है। डीआरडीओ ने आकाश न्यू जनरेशन यानी एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जी। पुरानी आकाश मिसाइल से ये कितनी अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। पुरानी आकाश मिसाइल की रेंज थी 25-30 किलोमीटर, जो शहर या किसी मिलिट्री बेस को एक सीमित सुरक्षा देती थी। आकाश एनजी की रेंज 70 से 80 किलोमीटर। इसका मतलब समझिए, दुश्मन का लड़ाकू विमान या ड्रोन हमारी सीमा के बहुत पहले ही मार गिराया जा सकता है। ये हमारी सुरक्षा कवच को दुगने से भी ज्यादा बड़ा कर देती है। और इसकी गति? इसकी गति ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज्यादा है। मतलब दुश्मन को बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये हमारी हवाई रक्षा को एक नए स्तर पर ले जाती है। सीमाओं की सुरक्षा की बात चली है तो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने 20 दिसंबर 2025 को अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। एसएसबी का काम बाकी बलों से कैसे अलग और चुनौतीपूर्ण है? बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण। एसएसबी नेपाल और भूटान से लगी हमारी सीमाओं की रक्षा करती है, और ये खुली सीमाएं हैं जहां बाढ़ नहीं है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। अच्छा। ऐसे में दुश्मनों, तस्करों और घुसपैठियों को पहचानना, आप समझिए, भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। यहां आपको ताकत से ज्यादा समझदारी, स्थानीय लोगों से अच्छे संबंध और खुफिया जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है। ये एक बहुत ही नाजुक काम है जिसे एसएसबी सालों से बखूबी कर रही है। और जमीन से समंदर की ओर चलें तो भारतीय तटरक्षक बल ने भी एक स्वदेशी जहाज समुद्र प्रताप को शामिल किया है। ये एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? इसकी सख्त जरूरत थी। हमारे समुद्री रास्ते बहुत व्यस्त हैं और तेल टैंकरों का आना जाना लगा रहता है। अगर कोई तेल टैंकर लीक हो जाए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो हजारों टन तेल समंदर में फैल सकता है, जो समुद्री जीवन के लिए एक आपदा है। बिल्कुल। समुद्र प्रताप इसी तरह की आपदा से निपटने के लिए बनाया गया है। ये प्रति घंटे 300 टन तेल को समंदर से साफ कर सकता है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपनी समुद्री सीमाओं की ही नहीं, बल्कि अपने समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भी कितना गंभीर है। चलिए अब इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, खेल। मोरक्को ने 2025 फीफा अरब कप जीता और दुबई में हुए एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत ने 102 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जी, ये दोनों ही खबरें खेल की बढ़ती ताकत को दिखाती हैं। मोरक्को का अरब कप जीतना बताता है कि फुटबॉल में अब शक्ति का केंद्र सिर्फ यूरोप या दक्षिण अमेरिका नहीं रहा। और हमारे पैरा एथलीटों का प्रदर्शन तो कमाल का है। 102 पदक, जिसमें 36 स्वर्ण शामिल हैं। ये उनकी मेहनत और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। वे लगातार साबित कर रहे हैं कि शारीरिक सीमाएं हौसले को नहीं रोक सकती। और भारत में खेलों को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए एक नई पहल हो रही है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इसके शुभंकर मोरवीर का अनावरण हुआ है। ये पहल कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? ये गेम चेंजर हो सकती है। मोरवीर का मतलब है मेरा वीर। ये एक संदेश है कि हर आदिवासी बच्चे के अंदर एक नायक छिपा है। क्या बात है। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिभा का भंडार है, लेकिन उन्हें सही मंच और सुविधाएं नहीं मिल पाती। ये खेल जो 2026 में छत्तीसगढ़ से शुरू होंगे, उसी प्रतिभा को खोजने और तराशने का काम करेंगे।
ये सिर्फ खेल नहीं है, ये आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जरिया है। और अंत में कला के क्षेत्र से एक सम्मान। स्कॉटलैंड की कलाकार ननेका कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। हाँ, ये ब्रिटेन का बहुत प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। ननेका कालू एक मूर्तिकार हैं और उनका काम अक्सर पहचान और संस्कृति के मुद्दों को उठाता है। उनका यह पुरस्कार जीतना समकालीन कला में विविध आवाजों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। तो ये था इस हफ्ते का विश्लेषण।